म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम में लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है। और स्पेशली म्यूचुअल फंड में भी जो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसमें से जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो अभी छोटी छोटी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप देते हैं म्यूचुअल फंड में, वो जो तरीका है म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करने का, इनडायरेक्टली मोड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आजकल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की, तो आपको म्यूचुअल फंड कंपेयर करना आना चाहिए। और आपको जब म्यूचुअल फंड को अच्छे से कंपेयर करना आएगा, तो आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट करना है, तो आपको कैसे म्यूचुअल फंड को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहिए, और कंपेयर करने के बाद अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है। आप किसी भी गूगल पे या कोई भी जो म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशंस हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं और आपको सब पैरामीटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो उनमें से जो सबसे पहला पैरामीटर है, वो है आपका जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, वो कौन सी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए है। जैसे मान के चलिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो और आपको रिस्क कम चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते आप इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो आपको हमेशा लार्ज कैप या फिर मिड कैप के साथ जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो आपको सबसे पहले तो कैटेगरी पता होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी का वो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो आप पता कीजिए। दूसरा जो चीज है पता करने वाली, वो है उस म्यूचुअल फंड हाउस या जो एएमसी है, उसकी एज कितनी हो गई है। एज यानी वो जब सबसे पहले अपना स्कीम लेके आया था, तो उस स्कीम का जो उस म्यूचुअल फंड हाउस की जो पर्टिकुलर स्कीम जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। तो जितनी पुरानी स्कीम होगी, उतना ही आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि पुरानी स्कीम रहती है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके पास दो स्कीम है और दोनों में से आपको कंपेयर करना है, तो जो पुरानी स्कीम होगी, सबसे पुरानी इन दोनों में से, उसी को सिलेक्ट करें। लेकिन इसके फंड के एज के अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर हैं जो हम बात करेंगे, तो फंड एज भी एक पैरामीटर है जिसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है, वो है उस एएमसी का या उस स्कीम का जो साइज है वो कितना है। साइज यानी मार्केट कैप। मार्केट कैप स्टॉक के बारे में हमने ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस किया, आप जाकर देख सकते हैं कि किसी भी शेयर का मार्केट कैप क्या होता है। उसी तरह हर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, उस स्कीम का भी मार्केट कैप होता है। यानी अगर कोई स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उस स्कीम के अंडर कितना पैसा लगा हुआ है, यानी वो कितना जो पैसा है उसको मैनेज कर रही है, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं इसको मोटी मोटी भाषा में, कि कितना पैसा जो अलग अलग इन्वेस्टर्स का ये स्कीम जो है, या स्कीम का जो फंड मैनेजर है वो मैनेज कर रहा है। तो जितना ज्यादा ये पैसा होगा या जितनी ज्यादा एयूएम में मार्केट कैप होगा इस स्कीम का, उतना ही ज्यादा आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि उसका एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा है फंड को मैनेज करने का। तो फंड साइज भी आपको चेक करना है। चौथी जो चीज आपको देखनी है फंड को सिलेक्ट करते टाइम, वो देखना है रिटर्न। लेकिन ये मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूँ कि आपको रिटर्न देखना जरूर है, लेकिन जो पीछे उस म्यूचुअल फंड हाउस ने कितना रिटर्न दिया है, उसकी उससे जो फ्यूचर में उसका जो रिटर्न देगा, यानी आने वाले टाइम में वो उतना रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी अगर कोई एएमसी है या स्कीम है जिसने अपने पिछले 10 साल में, हो सकता है उसने 15% सीएजीआर या 15% के हिसाब से रिटर्न दिया हो, लेकिन आने वाले 10 साल में या 5 साल में भी वो 15% का रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यानी कि पास्ट के जो रिटर्न हैं और जो फ्यूचर के जो रिटर्न है, उनके बीच में कोई समानता नहीं है। बट फिर भी आपको रिटर्न पक्का कैलकुलेट देखने चाहिए उस एएमसी के, क्योंकि जब आप इसके पीछे के रिटर्न देखते हैं, तो आपको एक उस स्कीम के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि इसने अगर पिछले इतने सालों में अगर कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं, तो आपको आगे भी बहुत ज्यादा चांस बन जाता है कि वो अपने आप को कंसिस्टेंट रखेगा। उसके बाद तो छठा और लास्ट जो सबसे चीज आती है, जो कि 99% जो इन्वेस्टर्स हैं वो मिस करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की जो सिलेक्शन करते हैं उसमें, देखने में कि उस म्यूचुअल फंड हाउस का रिस्क कितना है, उस पर्टिकुलर स्कीम का रिस्क कितना है। क्यों? क्योंकि ये रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सारा डाटा अवेलेबल होता है फ्री में, लेकिन सिर्फ अनजान होने के कारण ये चीजें हम देख जाते हैं। तो हमको कैसे पता लगे कि उस एएमसी का या उस स्कीम का रिस्क कितना है। तो रिस्क और रिटर्न दो चीज होती है जो समानांतर होती है। ये सबको पता है कि अगर कोई चीज में अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो आपका रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए और रिस्क देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्कीम जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका रिस्क कितना है। तो रिस्क उस स्कीम का कितना है, या दो स्कीम का कंपेयर करने के लिए आपको उसका रिस्क भी पता होना चाहिए कि दोनों ने कितना रिस्क लिया है उतना रिटर्न जनरेट करने के लिए।
तो आपको स्कीम के जो रिस्क हैं उनको कंपेयर करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रेशियोज हैं जो आपको देखने चाहिए। उसमें सबसे पहला जो रेशियो है वो है अल्फा रेशियो, यानी स्कीम का अल्फा कितना है। सेकंड, स्कीम का बीटा कितना है। उसके बाद में स्कीम का जो शोर्टिनो रेशियो बोलते हैं, शोर्टिनो रेशियो कितना है उस स्कीम का या उस म्यूचुअल फंड का। उसके बाद में स्कीम का शार्प रेशियो कितना है। उसके बाद में पांचवा जो है स्कीम का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है। ये 5 मोटे मोटे पैरामीटर हैं किसी भी स्कीम का रिस्क को मेजर करने के लिए। तो ये चीज भी आपको देखनी होगी कि आप जिस म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर करते टाइम ये पांचों चीजें देख लें, और रिस्क आप जो कंपेयर कर लेंगे तो आप अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। इन सब के बारे में अलग से डिटेल में हम वीडियो, आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि अल्फा बीटा ये सब डिटेल में क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है, इसलिए आपको इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैरामीटर्स है ये आपको दिखाते क्या है, वो क्या बताते हैं। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड हाउस में जो उसकी होल्डिंग्स है उसको पक्का चेक करें कि उसकी होल्डिंग कहाँ कहाँ पे है। कंपेयर करते टाइम दोनों म्यूचुअल फंड हाउस जो कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों की होल्डिंग चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की म्यूचुअल जो होल्डिंग है वो सेम है या दोनों की एंटायरली डिफरेंट है। इससे आपको सिलेक्शन में आसानी होगा। उसके बाद आप उस स्कीम का पीई रेशियो भी चेक कर सकते हैं। पीई रेशियो के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है स्टॉक के मामले में कि पीई रेशियो क्या होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड में लागू होता है। पीई रेशियो हमको बताता है कि ये जो स्कीम आप परचेज करने जा रहे हैं वो आपके लिए महंगी है या सस्ती है। यानी अगर सस्ती है इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड के पास ग्रो होने के लिए अभी भी चांस है, और अगर पीई रेशियो ऑलरेडी हाई है इसका मतलब म्यूचुअल फंड के पास ग्रो होने के लिए स्कोप जो है वो अभी कम है। उसके बाद अगली जो चीज आपको देखनी है वो देखनी है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो के बारे में हमने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो यानी जो आपकी जेब से खर्चा लगेगा, जो म्यूचुअल फंड हाउस लेगा अपने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए या किसी और रीजन के लिए, तो जो एसोसिएटेड जितने भी खर्चे होते हैं जो आपको रिटर्न कम करते हैं वो आपको पक्का चेक करने हैं। और उसके बाद में सबसे जो लास्ट जो चीज है वो आपको चेक करनी है कंपेयर करते टाइम, वो करनी है एग्जिट लोड। यानी कि जो स्कीम है उसका एग्जिट लोड कितना है, वो भी एक आपका रिटर्न्स को है कम कर देता है। तो अगर आपने ये 10 पॉइंट अच्छे से किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में ढंग से चेक कर लिए और कंपेयर कर लिए 2 या 3 स्कीमों के अमंग, तो आप, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर पाएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो सकते हैं।